स्टेट में हो, नॉर्मल स्टेट की अगर हम बात करें तो समथिंग लाइक दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और इन स्टेट्स में हो, तो आपकी जो टर्नओवर है वो गुड्स और सर्विसेज में मिला के कितनी हो बच्चे, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। एक साल की टर्नओवर कितनी बताई थी कल? 40 लाख रुपए। और अगर आप खाली गुड्स में ट्रेड कर रहे हो तो भी 40 लाख है, गुड्स और सर्विस में मिला के ट्रेड कर रहे हो तो भी 40 लाख है, बट अगर खाली सर्विसेज आपका बिजनेस है तो देन इट इज 20 लैक्स, फिर 20 लाख के ऊपर ही आपको रजिस्ट्रेशन करानी है। अगर आप किसी हिल स्टेट में हो, जो सेकंड कैटेगरी स्टेट होती है, जैसे आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं सारी की सारी, जैसे सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, ये सारी स्टेट्स के अंदर जो है इट इज हाफ ऑफ दिस अमाउंट। 40 लाख ना होके 20 लाख हो जाता है, और 20 लाख ना होके 10 लाख रह जाता है। ये जो है रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो अंडर सेक्शन 22 है। 24 के अंदर जो है कुछ एक लोगों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर रजिस्टर कराना पड़ता है। अभी के लिए फिलहाल एक पॉइंट जो क्विक रेफरेंस के लिए जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज आप जो है अगर डील कर रहे हो इन इंटर स्टेट सेल, मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप माल बेचते हो, तो आपकी टर्नओवर चाहे कितनी भी हो, कम से कम क्यों ना हो, मीन्स 500,000 रुपए ही क्यों ना हो, तो भी आप गुड्स जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तभी बेच सकते हो अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए हुए हो। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू डू दैट। आपका माल रास्ते में कॉन्फिस्केट हो जाएगा, आपका माल जो है जीएसटी अथॉरिटीज पकड़ के अपने पास रख लेंगे। यू कैन नॉट डू इंटर स्टेट ट्रेड। इंट्रा स्टेट ट्रेड आप कर सकते हो डेफिनेटली, अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख से कम है, सर्विसेज 20 लाख से कम है, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है जी, ये कल का पॉइंट हमारा कंक्लूसिव पॉइंट था। इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। कोई सवाल, कोई डाउट किसी भी तरह का अभी तक आपको आया हो, फील फ्री टू आस्क फ्रेंड्स, एनी काइंड ऑफ डाउट्स इन यस्टरडेज क्लास। नहीं है तो एक छोटा सा क्विज है जिससे हम शुरू करते हैं। इसके सवाल के जवाब देने शुरू करो एंड लेट्स सी, लेट्स मूव अहेड। इसके सवालों के जो से बने हुए हैं, आई थिंक देयर वुड बी समथिंग दैट वुड बी देयर विद मी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, अंडर शेड्यूल 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। अगर हम कंसिडरेशन नहीं भी है पिक्चर में, कंसिडरेशन क्या होता है? आप कुछ दो मैं कुछ दूं, मींस आपस में ट्रांजैक्शन तभी होती है जब एक कोई गुड्स कोई सर्विसेज के बदले में आप दूसरी गुड्स या सर्विसेज या फिर पैसे जो है प्राप्त करते हो, तो वो कंसिडरेशन हो जाती है। आप मेरे लिए कोई एक्शन करो, मैं आपके लिए कोई एक्शन करूं, देन ओनली द कंसिडरेशन कम्स इनटू पिक्चर। अगर कंसिडरेशन मिसिंग है, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि आप एक बिजनेसमैन है, आपने अपनी मशीनरी जो है वो रोटरी क्लब को डोनेट कर दी। अगर आपने क्लब को डोनेशन दे दी, पैसे लिए नहीं, फ्री में डोनेट कर दी है, तो भी अंडर शेड्यूल 1 जो है दिस इज ट्रीटेड एज ए सप्लाई। इसको सप्लाई मानते हैं हम, और सप्लाई मानते हुए इसके ऊपर जीएसटी भी जमा कराना पड़ता है, जबकि आप फ्री में दे रहे हो। आप कैलकुलेट करते हो जीएसटी, वो करने का एक मैंने क्विक फास्ट तरीका बताया था एग्जाम में, बस उतना ही तरीका आपको आना है। धीरे धीरे पढ़ोगे इसको, आगे गहराइयां समझ में आएंगी, मोस्ट लाइकली वो गहराइयां फाइनल के पेपर में आएंगी। इंटर के पेपर में जितना बताया बस उतना ही पूछना है, हम ज्यादा डिटेल में घुसे तो फिर हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होना है। तो आई विल बी टचिंग अपॉन सम थिंग्स। अब ये वाला सवाल जो है, अंडर शेड्यूल 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन, बताओ जी कौन सा आंसर है इसमें जो ठीक है? परमानेंट ट्रांसफर सर ऑफ ए। बिजनेस ऑप्शन बी एसेट्स सर। विद आईटीसी क्लेम्ड। आंसर ए। बी क्यों नहीं है? गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय बिलो 50,000, क्योंकि सर बी 50,000 ऑप्शन है। रुपए की ही लिमिट जो है वो डिफाइंड है। अगर 50,000 रुपए से ऊपर होता तो फिर ये जो है ये सप्लाई होती, फिर इसके ऊपर जीएसटी आ जाता। ठीक है ना? गिफ्ट फ्रॉम बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय बिलो 50,000 तक जो है वो अलाउड है, परमिटेड है। सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को जब हम सैलरी पे करते हैं तो आगे चल के हम शेड्यूल 3 में पढ़ेंगे बच्चे। तो ये अपने आप में क्वेश्चन अभी आपसे कंप्लीट पूछने लायक नहीं था मैं, बट फिर भी थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हैं। तो पहले दो में आपको ए आंसर बड़ा क्लियर दिख रहा है। सी आंसर जो है सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, इसको एक्सप्रेसली एग्जिट किया गया है, इसको बाहर निकाला गया है
शेड्यूल 3 में। वैसे ही कोर्ट की सर्विसेज जो है, जब आप कोर्ट में जाते हैं, जज भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, जब बीच में न्यायालय मूर्ति पे बैठा हुआ है, वो न्यायमूर्ति है, जजमेंट दे रहा है, तो हम फीस अपने लॉयर को देते हैं, जज को कोई फीस नहीं देते हैं। जज की सर्विसेज जो हैं दे आर एग्जेम्प्ट, दे आर नॉट टैक्सेबल, वो भी शेड्यूल 3 में बाहर की गई हैं। शेड्यूल 3 में काफी सारी सर्विसेज बाहर की गई हैं, वो सारी सर्विसेज अभी हम पढ़ेंगे, मींस रन थ्रू करेंगे, याद हो जाएगी, कुछ ऐसा है नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस वाली सर्विसेज है वो। जैसे एमपी की सर्विसेज हो गई, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर की सर्विसेज हो गई, जज की सर्विसेज हो गई। फिर आपकी कुछ एक और सर्विसेज हैं, जैसे बचपन से हमने कहानियां सुनी होंगी कि कोई मर जाता था तो भी जो है वो टैक्स लगा देते होते होते थे। तो हमने जब आजादी प्राप्त कर ली 1947 में, तो हमने कहा कि यार इन सर्विसेज पे तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो आज की डेट में आपकी क्रीमेटोरियम सर्विसेज जो शमशान घाट वाली होती हैं, या बरियल सर्विसेज, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, जो वो जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं। नहीं तो करने को इस पे भी कर लें, क्या कह सकते हो सकता है अंग्रेज करते हो, उससे पहले जब मुगल शासन था तब होता हो, उससे पहले भी कभी होता था, कभी राजा हरिश्चंद्र के टाइम पे भी होता था। वो कहानी हमने पढ़ी है ना राजा हरिश्चंद्र वाली, की वो बेचारा सब कुछ देता चला गया, लास्ट में जो है बच्चा उसके मर जाता है तो भी वो टैक्स ही दे रहा होता है। तो वो सारे टैक्सेस अब आज की डेट में नहीं है, दैट्स मॉडर्न इंडिया, मींस एक टैक्स नहीं है बट और बहुत सारे टैक्सेस हैं। वी कैन नॉट say that we are better than that era in that this aspect, yes, yes। अच्छा, as per section 252, गुड्स एक्सक्लूड, गुड्स क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं बेटा इसमें? ऑप्शन ये बी चार सर। आइटम्स दी सर हुई बी, हैं। बी, मनी एक्शनेबल एंड क्लेम, सिक्योरिटीज। एक्शनेबल क्लेम एक्सक्लूड कर रहे हैं, नहीं कर रहे? एक्शनेबल क्लेम क्या है? एक्शनेबल क्लेम सर वापस से इंक्लूड है। इंक्लूड कर रहे थे। लॉटरी सर, जैसे हाँ लॉटरी। जी, एक्शनेबल क्लेम, लॉटरी, बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक्शनेबल क्लेम को वापस इंक्लूड किया था, उसी की वजह से लॉटरी जो है, वो आप जब लॉटरी बेचते हैं तो गुड्स की तरह टैक्स लगाया जाता है उसके। ओके, एज पर सेक्शन 2102, ये इसका एक्सटेंडेड सेक्शन है। ये गुड्स की डेफिनेशन 252 में दी हुई है, सर्विसेज की डेफिनेशन जो है वो 2102 में दी हुई है। तो एज पर सेक्शन 2102, सर्विसेज इंक्लूड्स, क्या होता है सर्विसेज में? मनी, सी ऑप्शन। सिक्योरिटीज, करेंसी कन्वर्जन, या सेल ऑफ लैंड? सर सर सी। करेंसी कन्वर्जन। करेंसी कन्वर्जन। सेल ऑफ लैंड जो है वो सर्विसेज क्यों नहीं है? सिर्फ सप्लाई है। इट इज नॉट मूवेबल। It is सर वो not इमूवेबल movable. Perfect, प्रॉपर्टी। perfect. एकदम, it's a property. It's immovable property. So immovable property है तो वो सेल नहीं है। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक केस अभी हम पढ़ेंगे, जहां पर सेल ऑफ लैंड सर्विसेज नहीं है, सेल ऑफ फ्लैट भी सर्विसेज नहीं है, या सेल ऑफ फ्लैट गुड्स भी नहीं है, सेल ऑफ लैंड गुड्स भी नहीं है। मगर इसके बीच में और कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज है, जो आप जैसे बुद्धिजीवी जैसे जैसे पढ़े होंगे, दिमाग लगाया होगा, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो सर्विस नहीं है, या ये तो गुड्स नहीं है, मगर इसके बीच का हिस्सा तो गुड्स या सर्विसेज हो सकता है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट टुडे। दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। जो मैं कह रहा था ना कि कल हम डेफिनेशंस याद कर रहे थे तो थोड़ा सा डल हो गया था सेशन, आज का जो है वो रिलेटिवली इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम कुछ केसेस को थोड़ा सा खोलेंगे। ओके, नाउ अनदर थिंग दैट वी टॉक्ड इन लेंथ डेप्थ, अच्छी तरह से बात कर रही थी, सिर्फ पढ़ा नहीं था, दैट इज डिस्टिंक्ट पर्संस। डिस्टिंक्ट पर्संस अंडर द सेक्शन 25 आर, ये कौन से पर्संस हैं डिस्टिंक्ट पर्संस जो हैं? ए बी सी डी। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए, डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशंस अंडर द सेम पैन। ये डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशंस क्यों होती हैं इनकी? एक ही पैन है, डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशंस कहां से आ गई? सर जैसे एक आदमी की दो ब्रांच हो। स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन सर। डिफरेंट स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन, वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग हो सकती है, एक ही स्टेट में दो रजिस्ट्रेशंस भी बंदा करा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि दो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहां पर दो रजिस्ट्रेशन हो रही है, एक ही बंदा दो जगह रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है। दैट इज ऑल्सो अ ट्रुथ, वो भी अपने आप में एक सत्य है। ठीक है जी। जैसे नेस्ले है, तो नेस्ले जो है अपने दो प्रोडक्ट्स के लिए वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा सकता है, कि मैगी में जो है ये एक्स रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी पे बेचूंगा, बेबी फूड जो है मैं वाई रजिस्ट्रेशन पे बेचूंगा, वो उसकी चॉइस। तो मींस उसको कोई नहीं रोक सकता है।
कुछ एक कंपनीज हैं थोड़ी स्ट्रेंज होती हैं, थोड़ी वियर्ड होती हैं, बट ऐसे एग्जांपल्स मिले हैं कि एक ही स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशंस भी ली हुई। ठीक है जी। तो 2 रजिस्ट्रेशंस अगर एक स्टेट में है तो वो आपस में जब एक ही स्टेट में भी मूव कर रहे होंगे, एक रजिस्ट्रेशन से दूसरी रजिस्ट्रेशन में जा रहा होगा, तो दैट पर्सन विल बी ए डिस्टिंक्ट पर्सन। अच्छा, एक स्टेट से गुड्स, जैसे पंजाब की हम कल बात कर रहे थे, मैगी की फैक्ट्री की, नेस्ले की, तो नेस्ले की फैक्ट्री से जब मैगी निकली, अगर वो विद इन पंजाब जाएगी तो उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा क्या? यस सर। नहीं देना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि वहां पर वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होगा ना नॉर्मल कोर्स में, क्योंकि उसकी नेस्ले फैक्ट्री जो है उसकी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन वही होगी, और जो वो नंगल में भेज रहा होगा अपने डिपो में, मतलब इट कुड बी देयर इन नंगल, या वो जो है होशियारपुर में हो सकता है उसका डिपो हो, तो होशियारपुर में वो जब भेजेगा तो सेम रजिस्ट्रेशन वाले डिपो में भेज रहा होगा। जब ट्रांजैक्शन जो है वो अपने एक रजिस्ट्रेशन से सेम रजिस्ट्रेशन वाले बंदे को जा रही है, तब जीएसटी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेम है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग होना चाहिए, तब जो है डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, अदरवाइज तो वो सेम पर्सन हो गया, विद इन द सेम पर्सन जा रहा है तो जीएसटी नहीं लगना, अगर डिस्टिंक्ट पर्सन को जा रहा है तो जीएसटी लगना है। तो ये पॉइंट क्लियर है। वही अगर जो है वो पंजाब से हिमाचल भेज रहा है, मींस नेस्ले पंजाब से हिमाचल जा रहे हैं गुड्स, तो डिस्टिंक्ट पर्सन में ट्रांजैक्शन हो गई, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। बट अगर गुड्स जो हैं वो पंजाब से पंजाब में ही जा रहे हैं तो वो सेम पर्सन को हो गए, वो डिस्टिंक्ट पर्सन को नहीं हुए। एनी डाउट्स ऑन दिस पॉइंट? किसी को भी हल्का सा भी डाउट हुआ हो तो फील फ्री टू आस्क। छोटी छोटी गहराइयों वाली बातें हैं जो हमने पकड़नी है, याद जितनी मैं समझा सकता हूं कर लेनी है, बाकी आपका अपना ब्रेन है जो इसी बारे में सोचेगा, इसको ही डेवलप करना है आपने। 50 में से 50 नंबर या 45 में से 45 नंबर तभी आएंगे, जो 4-5 रह जाएंगे वो छोड़ आएंगे, और क्या होगा। कोई जरूरी थोड़ा ना कि 45, मैं भी पेपर देने बैठूंगा तो मेरे भी 45 में से 45 नहीं आएंगे, 37, 38, 35, 36 कितने में भी अटक सकता हूं। तो आपने भी वो कोशिश तो 45 की 45 की करनी है, आ जाए बहुत अच्छा, नहीं आए 4-5 कम ले लें, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट तो नहीं इस सर पॉइंट पे? सर एक पर्सन 2 से No, ज्यादा sir. रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं हाँ जी, एक एक ही पर्सन, अगर स्टेट में? एक ही पैन पे एक पर्सन 2 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है, उसके अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स हैं, उसने करा लिया। ओके सर। हाँ जी, कराते नहीं है ज्यादातर लोग, बट कराने को कोई मना थोड़ी ना करेगा कि आओ बैल मुझे मारो, कह रहे बैल ने कभी आज तक मना करा किसी को मारने को? कह रहे आजा सामने आजा। और फिर इंटेलेक्चुअल लेवल अलग अलग होता है प्रोफेशनल्स का। आप अभी पता चला नए नए पढ़ के गए, आपको किसी ने रख लिया, तो आप अपने हिसाब से काम करोगे, जिसका एक्सपीरियंस 5 साल का है वो अलग से काम करेगा, जिसका एक्सपीरियंस 20 साल का है वो और अलग से काम करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा कौन सा करेगा, अच्छा कोई भी कर सकता है, बट इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं, इंटरप्रिटेशंस अलग अलग होती हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है ना हर जगह पर लाइफ। तो रिलेटेड पर्सन अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 इंक्लूड, ये रिलेटेड पर्सन कौन कौन से हैं इसके ऊपर भी कल हमने जिक्र किया था, बट ठीक है आज इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इसके सवाल का जवाब देंगे। सर ऑल रेंटिंग ऑफ ऑफ द रेजिडेंट, अबव आएगा। हाँ सर जी ऑल ऑफ द बच्चे, अबव आएगा। ऑल ऑफ द अबव आएगा, वैसे इसका All आंसर of the परफेक्ट above. है बिल्कुल। बट इसमें हमने अभी समझना है जो वो ये वाला बी वाला है कि सोल एजेंट क्या होता है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, सोल कंसेशनियर क्या होता है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके सर सर। रेंटिंग ऑफ द, हाँ जी बोलो। सर एक आदमी के 2 पैन हो सकते हैं? नहीं हो सकते, वो क्राइम है, ठीक है सर। वो क्रिमिनल लायबिलिटी होती है उसकी, अगर कोई 2 पेन लेता है तो उस पर केस हो जाता है। आप अपने क्लाइंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, सबको बताएंगे कि एक बंदा 2 पेन नहीं रख सकता, और जुर्म है। थैंक यू सर। वेलकम। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस अंडर जीएसटी इज, हाँ जी ये भी बताया था पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6 का भी। टैक्सेबल सप्लाई है, एग्जेम्प्ट सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, या कॉम्पोजिट सप्लाई है? सर ऑप्शन ए।
ऑप्शन बी है बच्चे इसमें, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस अंडर जीएसटी इज एग्जेम्प्ट सप्लाई। यही अगर आप जो है अपना यूनिट जो है वो रेजिडेंस के लिए ना देके दुकान चलाने के लिए दे दो, वेयर हाउस बनाने के लिए दे दो, ऑफिस खोलने के लिए दे दो, मींस किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए दे दो, देन इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, जैसे ए में लिखा हुआ है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं, कल जहां क्लास छोड़ी थी वहां आ जाते हैं। ये कल का जो आपका है, जो हमने डिस्कशन किया था, उसको हमने कंसोलिडेट किया है। वी आर मूविंग बैक टू व्हाट वेयर वी स्टॉप्ड यस्टरडे, वी स्टॉप्ड एट दिस स्लाइड, यहां खत्म किया था हमने। यहां हमने ये वाला जो है एक्टिविटीज इन शेड्यूल 1 विच आर सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन, यहां बात करी थी। ये पहले 2 पॉइंट्स जो हैं हमने क्लियर समझ लिए थे। तीसरे पॉइंट को हमने समझना था, दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स बाई अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। प्रिंसिपल अपने एजेंट को जो है गुड्स सप्लाई करता है। प्रिंसिपल जब एजेंट को गुड्स सप्लाई करता है तो बेटा पैसे नहीं लेता है, उसको जो है एज एन एजेंट गुड्स ट्रांसफर कर देता है। नाउ वेयर द एजेंट undertakes to supply those goods on behalf of principal और vice versa, और एजेंट जो है वो आगे माल बेचता है, और जैसे ही माल बेचता है सेल भी तभी बुक होती है, उससे पहले सेल भी बुक नहीं होती। बट गुड्स जो आपके जो है वो प्रिंसिपल से एजेंट की तरफ पहुंचेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में वो सप्लाई मान ली जाएगी। ये एजेंट अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने सीखे हैं जीवन में अपने, याद है या नहीं सीखे? 12th क्लास में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना आता था ना? यस हेलो, सर। तो ये वही एजेंट की बात कर रहे हैं, आपका कंसाइनमेंट एजेंट मान लो। और भी कई तरह की एजेंसी होती है, बट आसानी के लिए कि आपको आपके लाइफ को कहां टच किया है एजेंट ने, तो आपके लाइफ को 12th में टच कर दिया था एजेंट ने इन फॉर्म ऑफ कंसाइनमेंट एजेंट। जैसे ही गुड्स सेंड टू कंसाइनी होगा, मींस कंसाइनर कंसाइनी को जैसे ही गुड्स भेजेगा तो उसी टाइम पे जीएसटी पिक्चर में आ जाएगा, जीएसटी इमीडिएट देना पड़ेगा। फिर उसका जीएसटी जो है उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो, आपका कोई मना नहीं है। जब आप फाइनल एक्चुअल सेल करोगे, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट ऑन सेंट ऑन कंसाइनमेंट होगा तो भी जीएसटी देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप कंसाइनमेंट जो कंसाइनी के पास पहुंच गई है उसे बेचोगे तो आप जीएसटी चार्ज करोगे अपने कस्टमर से, और साथ में जो आपके पास जीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है, आईटीसी पड़ा हुआ है, उसका बेनिफिट ले लोगे। ठीक है जी, दिस पॉइंट इज क्लियर। ये प्रिंसिपल टू इज एजेंट वाला। आई बिलीव इट इज, अगर नहीं है तो मना करना, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं आपका हाँ का इंतजार किए बिना। फिर इंपोर्ट दोबारा ऑफ, समझाना। हाँ अब देखो, अब ट्यूबलाइट जली है इसकी कि दोबारा समझाना। हाँ, कौन है दोबारा समझाना वाला? किसने पूछा था? आस्था तुमने पूछा था? अमनदीप, ओके। सो अमनदीप, आपने एक, जैसे हम कल बात कर रहे थे, कल की क्लास में थे आप? यस सर। कल थे आप क्लास में, तो कल हम बात कर रहे थे कि आपका अपना ऑफिस है या आपका अपना वेयर हाउस है दूसरे स्टेट के अंदर, आप अपनी स्टेट से माल दूसरी स्टेट में वेयर हाउस में भेज देते हो। एक आपका वेयर हाउस स्टेट पंजाब में है, आप हिमाचल में गुड्स भेज देते हो। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि आपका अपना वेयर हाउस नहीं है, आपने आगे अपना एजेंट रखा हुआ है। वो एजेंट आपने दिल्ली में भी रखा हो सकता है और पंजाब में भी रखा हुआ है। तो जब आप अपने एजेंट को माल भेजते हो कि भाई ये मैं तेरे को गुड्स भेज भेज रहा हूं, मतलब मान लो कि आपकी जो है बुटीक खोली हुई है आपने, मीन्स आप जो है ड्रेसेस बना के, मीन्स लेडीज ड्रेसेस बनाते हो, मीन्स यू आर ए डिजाइनर, और आप आगे जलंधर, लुधियाना, दिल्ली सब जगह भेजते हो बेचते हो। अब हर जगह तो आप नहीं हो सकते ना, तो आपने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया हुआ है अपनी फ्रेंड्स का मिलके, जो आपके एजेंट का भी काम करती, आपसे गुड्स खरीदती नहीं है, मगर आपसे वो जो है 25 सूट, 20 सूट, 50 ड्रेसेस जो है आप इनको ट्रांसफर कर देते हो।
कुरियर कर देते हो कि ले भाई तुम अपनी कॉलोनी में दिखा और जोन सा बिक जाएगा उसकी पेमेंट मेरे को कर दियो, बीच में अपनी कमीशन रख लियो, तो वो आपका एजेंट हो गया ना। तो यहां पर जब आप गुड्स ट्रांसफर करोगे अपने एजेंट को दिखाने के लिए, 50-100 सूट उसकी दुकान पे रखवाओगे कि भाई ये एक्सटेंडेड जो है, दिस इज एक्सटेंडेड शॉप ऑफ अमनदीप, अमनदीप की अगली बड़ी दुकान यहां पर है, लुधियाना में भी खोल दी दंगल वालों ने। तो वहां पर वो जो एजेंट है, जब आपने एजेंट को गुड्स ट्रांसफर किए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट विल बी ट्रीटेड एज की सप्लाई हो गई, एजेंट के टाइम पे ही सप्लाई हो गई। बट जब एजेंट आगे बेचेगा कस्टमर को, तो जीएसटी जो वो कस्टमर से रिकवर करेगा उसमें वो साथ में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद ही सरकार को जमा कराएगा। मगर जैसे ही गुड्स आपने एजेंट को भेजे तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई, सप्लाई अंडर शेड्यूल 1, जबकि आपने कोई पेमेंट नहीं ली है अपने एजेंट से, आपने उसको फ्री में ही गुड्स ट्रांसफर किए हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन किए हैं। जब वो आगे बिकेंगे कंसिडरेशन तब आएगी पिक्चर में। ओके सर। क्लियर है? यस सर। अगर कोई डाउट है तो यू कैन काउंटर क्वेश्चन, आप उल्टा नो सवाल सर। पूछ सकते हैं बच्चे किसी भी तरह का। ओके सर। आपका एक सवाल जो है यहाँ पे बैठे हुए जो 15 स्टूडेंट्स साथ में हमारे हैं उनको हेल्प करेगा। यहाँ बहुत शर्मीले बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा तो कहते हैं चल कोई नहीं बाद में अपने आप आ जाएगा, अभी नहीं आया तो बाद में नहीं आएगा, ध्यान रखना। और बार बार क्वेश्चन पूछ के समझ सबसे जल्दी आएगा, दैट इज द इजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट मैनर। ओके, नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जब आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हो, अगर आप कुछ सर्विसेज विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो किसी मीन्स आप टैक्सेबल पर्सन हो और आप किसी रिलेटेड पर्सन से ही मीन्स जो आपके रिलेशन में है उससे भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, या फिर किसी एस्टेब्लिशमेंट से इंपोर्ट कर रहे हो विच इज आउटसाइड इंडिया, और जो है ये जो आप काम कर रहे हो दिस इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मीन्स ये बिजनेस का ही हिस्सा है, मीन्स इट्स अ वेरी मच द पार्ट ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस में आ रहा है बिना किसी कंसिडरेशन के आ रहा है। मीन्स आप जो है वो सर्विसेज ले रहे हो और ये उसके व्यापार का ही हिस्सा है, सिर्फ आपको सर्विसेज नहीं देनी, मतलब आपको कंसिडरेशन नहीं पे करनी पड़ रही है, आपको वो सर्विसेज फ्री में मिल रही हैं ऑल्दो इट इज हिज बिजनेस। तो इस केस में इट विल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज अ केस ऑफ सप्लाई, आपको इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। इस पॉइंट को अगर थोड़ा सा कम समझे हैं या नहीं समझ पाए हैं, मोस्ट लाइकली नहीं समझ पाए हैं, इसको हम पार्क कर लेते हैं बेटे। अभी आगे एक टेबल आएगा, उस टेबल के साथ इस वाले पॉइंट को मैं कवर करूं, ठीक है जी। इसमें ये जो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है इसको जो है डाइसेक्ट करेंगे हम, और अगर आज भी डाइसेक्ट नहीं हुआ तो एक आधी क्लास के बाद अपने आप हो जाएगा। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम पार्क करके चले, सारे के सारे पार्क कर लेना, अपने कहीं नोट्स में डाल लो कि ये पॉइंट अभी हमें क्लियर नहीं हुआ है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में या इसी क्लास के एंड तक समझने की कोशिश करें। नाउ द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन कौन होता है? नाउ द रिलेटेड पर्सन इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 15 and the relationship between the parties is a key factor. When a transaction is between the related persons, the transaction value, the price paid, जो आपकी transaction की value है, that may not always be accepted as the taxable value. वो transaction value जो है, जिस रेट पे आपने लेन देन किया है, व्यापार किया है, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो टैक्सेबल वैल्यू शायद ना भी हो। मींस आप टैक्स अवॉइड करने के लिए कर सकते हो ना कि ₹1,00,000 वाली चीज 10,000 का ही दे दो अपने भाई को कि चल यार तू ले जा, 10,000 रुपए में ले जा। अगर तू 10,000 में तेरे को बेचूंगा तो जो टैक्स इस पे 1,00,000 वाली चीज पे 18,000 रुपए देना था
वो 10,000 की बेचूंगा तो 1,800 रुपए टैक्स देके ही काम छूट जाएगा। 90,000 रुपए तू मेरे को जो है घर पे किसी और तरह से कंपनसेट कर दियो, इस चीज को बचाने के लिए है। when the transaction is in between the related persons, क्योंकि related persons जो हैं वो ट्रांजैक्शन को जो है वो अपने घर के अंदर भी पूरा कर सकते हैं ना, अपने ऑफिस के अंदर भी पूरा कर सकते हैं। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। वो कभी भी उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं अपनी डायरी में लिख के। तो अगर डायरी में लिख लिख के लोग अपना व्यापार करने लग पड़े कि तू 10,000 रुपए तो इसके जो है वो मेरे को ऊपर से दे दे, पोर्टल में दिखाने के लिए 10,000 दे दे, वैसे 90,000 रुपए मैं तेरे से अलग से ले लूंगा, मेरे स्कूल जाते हुए बच्चों की फीस तू पे कर दियो, उससे हो जाएगा। तो आपकी जो टैक्स की वैल्यू है, जो आज की डेट में सरकार टैक्स कलेक्ट कर रही है, जीएसटी कितना कलेक्ट कर रही है मंथली गवर्नमेंट ऑन एवरेज आज की डेट में? कुछ आइडिया? मैंने बताया है पीछे, सर 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ रुपए हर महीने टैक्स कलेक्ट हो रहा है जीएसटी का। अगर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अंदर खाते होने लग पड़े तो ये 2 लाख करोड़ से घट के 20-25 हजार करोड़ पर आ जाएगा, 50,000 करोड़ पर आ जाएगा। तो फिर जो है सड़कें कैसे बनेंगी, रात को सड़कों के ऊपर लाइटें कैसे जलेंगी, हॉस्पिटल सरकारी जो हैं वो कैसे चलेंगे, सरकारी स्कूल कैसे चलेंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, मींस अंदाजा लगाना मुश्किल है। जो लड़ाइयां होती हैं, जो बम बनते हैं, जो डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स बनते हैं, कैसे बनेंगे सारे के सारे अगर ये टैक्स की चोरी है इस मास स्केल पे होनी शुरू हो जाए। उसके लिए जो है गवर्नमेंट इतने स्ट्रिंजेंट टैक्स लॉज बनाती है। दिस इज द बेसिक रीजन इन टैक्स लॉज का। जो नाउ अ पर्सन इज डीम्ड टू बी रिलेटेड, रिलेटेड कब होता है? मींस इफ दे आर द ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन एंड अदर्स बिजनेस। अगर आप जो है एक दूसरे के व्यापार में, मींस 2 कंपनियां हैं, एक कंपनी के जो हैं लोग वो दूसरी कंपनी में डायरेक्टर हैं, दूसरी कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो पहली कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो ये दोनों कंपनी के जो ऑफिसर्स डायरेक्टर्स माने जाएंगे, ये रिलेटेड माने जाएंगे। दे विल बी कंसिडर्ड एज रिलेटिव्स। दे आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन एंड अदर्स बिजनेस। एक दूसरे के बिजनेस में अगर वो डायरेक्टर बन जाएंगे, मींस आप एक शेयर होल्डर हैं और आप XYZ लिमिटेड के डायरेक्टर बन जाते हैं, मींस आई एम टॉकिंग टू यू मृदुल, मृदुल आप जो है डायरेक्टर बन जाते हैं शुभम की कंपनी में, और शुभम जो है वो डायरेक्टर बन जाता है आपकी कंपनी में। आप दोनों ब्रदर्स नहीं हैं, आप दोनों किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है, स्टिल बोथ ऑफ यू विल बी कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पर्सन, क्योंकि आप एक दूसरे की कंपनी में डायरेक्टर। ठीक है जी? इट्स क्लियर बिटवीन यू मृदुल एंड शुभम दैट व्हाई यू आर रिलेटेड पर्सन, क्योंकि आप एक दूसरी की कंपनी में ऑफिसर या डायरेक्टर की पोस्ट पर हो, इस वजह से। यू आर नोन तभी आप डायरेक्टर हो ना, या आप एक दूसरे की कंपनी में बड़े शेयर होल्डर हो, तो आपके पास शेयर होल्डिंग जो है वो 2-2, 5-5, 10-10% की होगी हुई है, तो इसलिए भी आप रिलेटेड मान लिए जाओगे कि ठीक है। दे आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन बिजनेस। आप बिजनेस में पार्टनर हो, मींस एक आपने पार्टनरशिप फर्म खोली हुई है या LLP खोली हुई है। LLP क्या होता है? सर लिमिटेड हेलो, लाइबिलिटी पर पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मींस आपकी LLP है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली पार्टनरशिप है, दोनों में से कुछ भी है। आप अगर पार्टनर हो तो आप रिकॉग्नाइज्ड, मींस यू आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड पर्सन। 2 पार्टनर्स आपस में ट्रांजैक्ट करेंगे तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे कोई जरूरी नहीं है टैक्सेबल वैल्यू मानी जाए। जो असेसिंग ऑफिसर है ही इज हैविंग एवरी राइट तो कि इसका पर्दा उठा के देखेगा कि बाकियों को कितने रेट पे बेचते हो, जिस रेट में बाकियों को बेचते हो वही आपकी टैक्सेबल वैल्यू वो मानेगा, रादर देन आपकी टैक्सेबल मींस जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसको टैक्सेबल वैल्यू माने। वैसे ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो है ये भी रिलेटेड पर्सन है। अब इसमें उन्होंने रिलेटेड पर्सन में जो है वो एक 50,000 रुपए की फ्री गुड्स देने की छूट दी हुई है कि भाई अगर दिवाली होली कहीं पे वो गिफ्ट देना चाहता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तो 50,000 रुपए तक का गिफ्ट दे सकता है। वो रिलेटेड पार्टी वो वाला रिलेटेड पर्सन से हटके हो जाएगा, बाकी सब में वो रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। मतलब उन दोनों में जो ट्रांजेक्शन होगी दे विल बी रिलेटेड पर्सन। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर को, वो शेड्यूल 3 के अंदर जो है वो बाहर हो जाती है, उस पर टैक्स नहीं लगता।
एम्प्लॉयर कोई ट्रांजैक्शन एम्प्लॉय को करता है, मींस जैसे आप अगर काम कर रहे हो से विद सैमसंग, आपकी जॉब सैमसंग में है, तो आपको टीवी जो है वो 50,000 रुपए की जगह हो सकता है 15,000 रुपए में मिल जाए, आपको डिस्काउंट दे दे वो। तो वो वाली ट्रांजैक्शन जो है वहां पर उसको जो है वो क्वेश्चन मार्क किया जाएगा। अब वो 50 वाली टीवी आपको 15,000 रुपए में मिल गया, इसकी वजह से क्या टैक्स 50,000 रुपए पे लगना चाहिए? यहाँ फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि शेड्यूल 3 में तो वो 50,000 वाला टीवी मेरे को फ्री में भी दे सकता है, तो इसलिए नहीं लगेगा। हाँ, लाख रुपए वाला टीवी उसने अगर आपको जो है वो 25,000 रुपए में दे दिया या 30,000 रुपए में दे दिया, तो अब ये 80,000 की जो ट्रांजेक्शन जो फ्री में हुई है ये क्वेश्चन मार्क आ जाए। अप टू 50,000 कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, दिस पॉइंट इज क्लियर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला। इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल्स और होल्ड 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर्स और ऑफ बोथ ऑफ देम। अगर कोई पर्सन जो है वो क्यों उसका भी फोन आ रहा है? उठाया क्यों नहीं आपने? नहीं, आप क्या करोगी? अंशिका आप अपना फोन म्यूट कर लीजिए। दिखाना। ये क्या कर रहा है? देना फोन इधर। मेरे पीछे नहीं कर रहा है। अंशिका फोन म्यूट करो। ये नंबर मैंने ब्लॉक नहीं किया। फोन करके ऐसे पूछ भाई कौन है? अब कुछ फालतू में बोलना। थैंक यू। Any person directly or indirectly owns, controls or hold 25% or more of the outstanding voting stock or shares of both of them. कोई बंदा अगर दो कंपनीज में 25% जो है वो होल्डिंग रखता है, मींस आप जैसे शुभम, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी होल्डिंग जो है वो मान के चलो कि मृदुल कुमार में भी जो है वो 25% की है, और महक मेहरा में भी जो है, मींस दो कंपनीज हैं, वन इज मृदुल कुमार अनदर इज महक मेहरा, दोनों में आप 25-25% की जो है वो शेयर होल्डिंग रखते हो। इसकी वजह से मींस आप ये दोनों पर्संस को रिलेटेड पर्संस बना रहे हो। ये पर्संस बाय डिफॉल्ट वैसे ही हो गए जैसे भाई बहन होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द सेम फैमिली बिकॉज यू आर अ कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन देम। आप दोनों की 25% होल्डिंग करते हो, यानी कि आप दोनों को कंट्रोल करते हो। आप दोनों को कंट्रोल करते हो तो आप कह सकते हो कि भाई तुम दोनों में जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन 10,000 रुपए में नहीं होनी चाहिए, ये ट्रांजेक्शन 500 रुपए में कर दो, वो कर देंगे, उन्हें क्या दिक्कत है, क्योंकि कंट्रोलर तो आप हो दोनों के। सो रिजल्टेंटली ये दोनों पार्टीज रिलेटेड पर्सन हो गए, मींस बिकॉज ऑफ द वर्च्यू दैट यू होल्ड 25% और मोर ऑफ द शेयर्स इन बोथ द कंपनीज। ठीक है जी, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर। एक जो है वो कंट्रोल कर रहा है दूसरे को, तो दोनों जो है कंट्रोल्ड पार्टी और कंट्रोलिंग पार्टी दोनों जो है वो रिलेटेड पर्सन हो गए। ये जो विषय है ना हमारा, ये वाला जो पॉइंट्स हैं ये हमने याद ही करने हैं। इसको सिर्फ हम एग्जाम्पल्स जो बता रहा हूं वो याद करवाने के लिए बता रहा हूं। ये एग्जाम्पल्स आप खुद भी सोच सकते हो, हम सीधा सीधा आगे बढ़ सकते हैं इस पे। Now that together they directly or indirectly control a third person। अब अगर दोनों मिलके किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन भी जो है वो रिलेटेड पर्सन हो गया, और ये दोनों भी रिलेटेड हो गए क्योंकि कंट्रोल कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो थर्ड पर्सन रिलेटेड में आ गया, और ये दोनों मिलके कंट्रोल कर रहे हैं इसकी वजह से ये दोनों जो हैं दे आर एक्चुअली योर रिलेटेड पर्सन। और अगर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली का मतलब हो गया लीनियल असेंडेंट्स डिसेंडेंट्स। लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट्स का मतलब कि आपके पेरेंट्स में ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स भी हो गए, आपके बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, वो सब लीनियल असेंडेंट्स डिसेंडेंट्स कहलाते हैं। इसके अलावा आपके ब्रदर सिस्टर, इसके अलावा हस्बैंड वाइफ, इसके अलावा जो आपकी इन लॉज की फैमिली है, ये सारे के सारे आपकी सेम फैमिली कहलाते हैं। ठीक है जी, the term person here also includes legal persons like companies and firms, additionally persons who are associated in business
इन दैट वन इज द सोल एजेंट। अगर आपका कोई एक सोल एजेंट है कि मेरा एक ही इकलौता एजेंट है, वो भी आपका रिलेटेड पर्सन। आपका सोल डिस्ट्रीब्यूटर है कि आपका सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी आपका जो है वो रिलेटेड पर्सन होगा। आपका सोल कंसेशनर है, मीन्स आप जो है, मीन्स ये भी आपका सोल डिस्ट्रीब्यूटर टाइप से होता है कि सिर्फ यही आपके साथ व्यापार कर रहा है और कोई नहीं। जैसे अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां आप किसी को कैंटीन दे देते हो कि तू कैंटीन हॉस्पिटल में तुम रन करोगे, या केमिस्ट की दुकान हॉस्पिटल में आप रन करोगे, तो वो आपका सोल कंसेशनर हो गया। मीन्स वो भी आपका रिलेटेड पर्सन है। तो एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द केमिस्ट, एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द कैंटीन वाला, वो जो ट्रांजेक्शन है दैट विल बी व्यूड एज इफ इट इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन द रिलेटेड पर्सन। वो रिलेटेड पर्सन ट्रांजेक्शन होना चाहिए। और रिलेटेड पर्सन ट्रांजेक्शन है तो कोई जरूरी नहीं है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू पे ही टैक्स लगे, इससे बड़ी वैल्यू पे भी टैक्स लग सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द असेसिंग ऑफिसर। और वो किस वैल्यू पे टैक्स लगना है वो हमारा मेरे ख्याल में सब्जेक्ट ही मैटर ही नहीं है, हमें सिर्फ रिलेटेड पर्सन तक ही रहना है। हमें टैक्सेबल वैल्यू क्या हो सकती है, दैट बेसिकली इज अ सब्जेक्ट व्हिच इज गोइंग टू बी कवर्ड मोस्ट लाइकली इन फाइनल। मैं एक बार देख लेता हूं करिकुलम में, अगर वो है तो दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन अवर नेक्स्ट क्लासेस। ये हमारी फर्स्ट क्विज थी, ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं। एक बार 2-4 मिनट के लिए आप देख लो, कोई किसी का सवाल आपको जवाब ना आता हो, फील फ्री टू आस्क, otherwise we will not spend much of the time here. I'm giving you 2 minutes, just go through these 6 questions on your own. हाँ जी, I ask a question and then we move. The combined vote of all the state governments in GST Council carry what weightage? सर 2/3। Very good. Sir, 2/3 sir. ठीक है बच्चे, ठीक है। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे? एनीबडी, एनी क्वेश्चन? चले आगे। डिस्टिंक्ट पर्सन वी हैव कवर्ड। एक बार हम जो है वो इसके फॉर्मल जो पॉइंट्स हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमें याद भी हो जाए। हमने लिखना क्या है वो भी आ जाए, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू मोर ऑफ एज ए नरेटिव, एक नरेशन की तरह, एक स्टोरी की तरह समझाया है उसे। तो लिखना क्या है उसको क्लियर करने के लिए, द कंसेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन इज डिफाइंड इन सेक्शन 25 of the CGST Act and is a fundamental aspect of how GST applies to persons with multiple locations. This section states that a person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether it is in one state, within the one state, जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक ही स्टेट में वो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकता है, and definitely in the multiple states, it is to be treated as distinct person. For each such registration, this means that even if the business has a single PAN, each separate GST registration it holds is considered a distinct person. यानी कि जितनी उसकी GST registrations हैं, उतनी बार वो distinct person है. This applies to a business having its head office in one state and a branch office in another state. Since they have separate GST registrations in each state, they are considered distinct persons. A business that has multiple business verticals अलग-अलग हैं, मींस वो हो सकता है कि एक तरफ जो है वो शूज बेच रहा है, दूसरी तरफ वो बैग्स बेच रहा है, तीसरी तरफ वो कपड़े भी बेच रहा है। विद इन द सेम स्टेट वो उसने अलग-अलग आइटम्स के लिए अलग-अलग GST रजिस्ट्रेशन कराई हुई है। इन दैट केस
ईच वर्टिकल मींस फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच वर्टिकल, हर वर्टिकल के लिए उसने अलग रजिस्ट्रेशन कराई है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन, वो 3 बार डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इट्स अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि बाटा ने 3 रजिस्ट्रेशंस कराई होंगी, मगर बाटा जो है वो कपड़े भी बेचता है, बाटा जो है वो जूते भी बेचता है, बाटा जो है वो बैग्स भी बेचता है। तो वो अगर तीनों के ऊपर जीएसटी रेट अलग अलग हो तो वो 3 रजिस्ट्रेशंस भी करा सकता है, अगर कोई ऐसा कंसल्टेंट उसको मिल जाए जो उसको उसके फायदे गिना दे। अगर मेरे जैसा कंसल्टेंट या आप जैसा कंसल्टेंट मिलेगा, यहाँ ज्यादातर मतलब उनकी सिंगल रजिस्ट्रेशन ही है, तो सारे कंसल्टेंट ये कहेंगे कि यार तू 3 आइटम्स बेच रहा है तो भी एक सिंगल रजिस्ट्रेशन में हो जाएगा, क्या दिक्कत है, क्यों 3 रजिस्ट्रेशन लगानी। बट अगर कोई ऐसा कंसल्टेंट मिल जाए जो कहेगी 3 रजिस्ट्रेशन ले ले, तो वो 3 ले लेगा बेचारा। अब वो 3 ले लेगा तो 3 रजिस्ट्रेशन संभालता फिरेगा, आपस में एक दूसरे को चीजें देनी होंगी, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांजैक्शन इन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स, जीएसटी देते फिरेंगे। अगर वो सिंगल एंटिटी होती तो जीएसटी विद इन द स्टेट तो देना नहीं पड़ता, क्योंकि विद इन द स्टेट तो डिस्टिंक्ट होते नहीं, विद इन द स्टेट तो वो सेम पर्सन होता। सेम और डिस्टिंक्ट जो है अंग्रेजी में इनका मतलब कुछ और होता है, जीएसटी की भाषा में अलग मतलब है बेटा, ध्यान रखना है। This section applies that if a person has an establishment in one state and another establishment in a different state, these two establishments are to be treated as establishments of distinct person. This reinforces that the concept that a single legal entity that operates across different states will have its establishment treated as separate entities for GST persons. ये सेपरेट एंटिटीज होंगी, सेपरेट एंटिटीज ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होंगी। थोड़ा सा और खोल लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल के लिए जो है आपको अगर पता चले कि 8 नंबर का सवाल आ गया, तो एक तो इस 8 नंबर के सवाल में ये पूरी की पूरी स्लाइड चिपका के आओगे अपनी भाषा में, अपनी आसान बोलने वाली इंग्लिश में, लिखना इंग्लिश में है या हिंदी में, अब आपकी मर्जी है। उसके बाद फिर ये अगली वाला स्लाइड भी है, इसको भी आप जो है पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाओगे कि भाई फैक्ट्री जो है वो टालीवाल में फैक्ट्री है हमारी हिमाचल में, और सेल्स डिपो हिमाचल में है, तो विल इट बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी? नहीं, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। बच्चे बताओ, अब आप टालीवाल में फैक्ट्री है और सेल्स डिपो शिमला में है, ये गुड्स जो है टालीवाल से शिमला जाएंगे, तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? Is this a transaction between? No, because this is a transaction between same person. ये टालीवाल वाला भी वही है और शिमला वाला भी वही है, सेम पर्सन हो गया। और यही ट्रांजैक्शन जो है टालीवाल से जब गुड्स जाएंगे सेल्स डिपो इन रोहतक, सेल्स डिपो अब रोहतक में है, रोहतक हरियाणा में है, तो ये टालीवाल हिमाचल से ट्रांजैक्शन जो हुई सेम अपने ही कंपनी जो है इसकी, उसमें जो ये गुड्स हैं ये गए रोहतक, अब जीएसटी लगेगा? यस सर। यस सर। क्यों लगेगा? इट्स अ ट्रांजैक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस, डिस्टिंक्ट पर्संस में ट्रांजैक्शन है, अगर ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में आती है तो भी जीएसटी लगेगा। शेड्यूल 1 में मतलब जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो रहे हैं तो भी आपको जीएसटी देना है, ठीक है ना। अब वो जीएसटी को ये थोड़ी ना कि हमारा नुकसान हो गया, उस जीएसटी का आईटीसी ले लेंगे, वो वापस से आ जाएगा, ठीक है ना। The classification of establishment as distinct person is crucial because as per Schedule 1 of the CGST Act, any supply of goods between the distinct persons when made in the course or furtherance of business is considered as supply even if it is made without consideration. अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई ये डिस्टिंक्ट पर्सन हमारे लिए क्रूशियल क्यों है, हम क्यों समझ रहे हैं इसको, मींस ये डिस्टिंक्ट पर्सन बोल तो दिया, बट क्या जरूरत क्या थी इसको डिस्टिंग्विश करने की, ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो ये डिस्टिंग्विश आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये पर्सन एक्चुअल में पैन कार्ड की वजह से तो सेम है, मगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की वजह से अलग अलग है। और जो मेरा टैक्स का जो है वो ट्रेल वो बड़ा क्लियर दिखता रहे, मेरा जो टैक्स और आईटीसी का ट्रेल है वो बड़ा क्लियर दिखते रहे, इसलिए मैंने इन डिस्टिंक्ट पर्संस को भी सरकार ने कह दिया कि भाई टैक्स तुम जमा करा दो, उसके बाद इसका आईटीसी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं।
और इनको भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई है बच्चे इस डिस्टिंक्ट पर्सन की वजह से, क्योंकि हिंदुस्तान में जीएसटी से पहले एक्साइज ड्यूटी लगती होती थी ना, जो एक्साइज ड्यूटी में आपको जो एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी, वो जैसे ही आपके गुड्स फैक्ट्री छोड़ते थे, जैसे ही गुड्स फैक्ट्री से बाहर निकलते थे, आप अपने ही दूसरे डिपो में भेजते थे, तो आप एक्साइज ड्यूटी पे कर देते थे। ये हमारा शुरुआत से कल्चर रहा है, मींस जब से एक्साइज ड्यूटी रही है। और एक्साइज ड्यूटी हमने नहीं बनाई हुई थी, एक्साइज ड्यूटी अंग्रेजों के टाइम से लगती थी। तो एक्साइज ड्यूटी के टाइम पे भी टैक्स पहले दे दिया जाता था जब बिकता नहीं था माल, तो इसलिए जीएसटी में भी जो है वो पहले देने में किसी को कोई इसलिए दिक्कत नहीं होती है। रादर चीजें आसान हो गई हैं, मोर ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। आईटीसी जो है वो क्विकर एंड फास्टर हो गया है, तो एवरीबडी इज हैप्पी। नहीं तो अगर ये ऐसा होता कि माल बेचने पे ही पहले टैक्स लगता होता, और अब जो है माल बेचे बिना ट्रांसफर पे ही टैक्स लगा रहे हैं, तो हाहाकार मचा होता। अब हाहाकार क्यों नहीं मचा? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी माल बेचे बिना ही देनी पड़ती थी। जैसे ही फैक्ट्री से गुड्स बाहर निकलते थे, ट्रक बाहर निकलता था, तो एक्साइज ड्यूटी पे हो चुकी होती, तभी ट्रक बाहर निकलता। This means that transaction like stock transfer from a factory in one state to a warehouse in another state, even though no money changes hand, are treated as taxable supplies under GST. The business must issue an invoice and pay GST on the value of such transfer. This is significant departure from the previous tax regime where such transfers were not always taxed. Means previous regime में जब आप स्टॉक ट्रांसफर करते थे तो सेल्स टैक्स नहीं पे करते थे, एक्साइज ड्यूटी तो पे करते थे। तो यहां पर ये सेल्स टैक्स का जिक्र कर रहा है, क्योंकि जीएसटी जो है दिस इज मोर ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हम जो है वो सिमिलर टू सेल्स टैक्स मानते हैं। मगर एक्साइज भी तो जुड़ी हुई है, इसलिए किताबों में ये पॉइंट आता है, मगर रियलिटी में जो एक्चुअल में उसकी स्पिरिट है, वो स्पिरिट मैंने आपको बताई कि एक्साइज ड्यूटी तो जैसे ही फैक्ट्री छोड़ती थी, हम तुरंत एक्साइज ड्यूटी देते थे, और एक्साइज ड्यूटी का रेट जो है वो 16% होता। ये जो एग्जाम्पल बताया बेटा मैंने, टालीवाल वाला और ये शिमला वाला, रोहतक वाला, ये जो है दिस अगेन बिलोंग्स टू नेस्ले ओनली। नेस्ले इंडिया लिमिटेड हैज 30 branches in India in various states and union territories. All these branches are separately registered with GST and treated as distinct person. Any interstate transfer like stock transfer etc. among them shall be treated as supply even if there is no consideration. तो ये distinct person वाला, किसी को कोई तरह का डाउट? एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? वी कैन हैव अ डिस्कशन अराउंड दैट, अगर किसी को कोई डाउट है तो। नहीं है तो हम आगे बढ़े क्लीनली। नो सर। गुड गुड, वेरी गुड अमन। अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने को आए 8 नंबर का ऑन डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी कि 100 वर्ड्स का करीब करीब एक पैराग्राफ बना के लिख लोगे ना, ये सब, ये सारी की सारी, जैसे ये 2 स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन है, आपको इतने ही ढंग से प्रेजेंटेशन करनी है। और हैंड राइटिंग तो मैंने आज देखी, आई वाज लाइक इम्प्रेस्ड। किसकी हैंड राइटिंग देखी थी? ये दिलप्रीत की हैंड राइटिंग देखी थी, ऐसा लग रहा था जैसे मोती पिरोए हो। ओके जी, नेक्स्ट इट इज, ये जो अभी हमने पढ़ा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, या जोन सा पॉइंट हमारा जो है वो बात कर रहे थे आपकी इन फर्दरेंस और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो पॉइंट मैंने अभी छोड़ दिया कि मैं अगली स्लाइड में इस टेबल में कवर करता हूं। सो हेयर आई कवर ये जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी है। इंपोर्ट किस टाइप की सर्विसेज करते हो? जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपने नक्शा बनवा लिया अपने घर बनाने के लिए, जो है वो किसी विदेशी कंपनी से, दुबई में आपका जो है वो रेगुलर किसी के साथ जो है डिस्कशन होता है, उसने आपके लिए जो है वो घर का जो मैप है, घर का जो लेआउट प्लान मॉडल जो भी है, वो आपको बना दिया। आपने अपनी बिल्डिंग के लिए बनाया, अपने एम्प्लॉयर के लिए कि हाँ जी हम जो है वो चंडीगढ़ में बड़ा सही या मोहाली में बड़ा सही एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं जी, 25 मंजिला या 30 मंजिला इमारत होएगी। तो उसको जो है वो विद कंसिडरेशन आप प्रॉपर उसकी पेमेंट कर रहे हो।
जो आपने 50 लाख 1 करोड़ रुपए देकर जो है वो सर्विसेज उससे ली हैं विद कंसिडरेशन, एंड इट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस में है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। मींस आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करी है, आपने सप्लाई ली है, सप्लाई आई है, तो इसके ऊपर जीएसटी जाएगा। इट विल बी एक्चुअली टैक्सेबल, टैक्सेबल है क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना है। अब नॉर्मल में होता क्या है, आप आपने खरीदी है, यू आर ए बायर, आपने सर्विसेज खरीदी है, कहां से खरीदी है, दुबई से खरीदी है, आपने इंपोर्ट करी है। अब आप जो है वो, जो बंदा दुबई में बैठा हुआ है, इसने आपको ये 1 करोड़ रुपए की सर्विसेज प्रोवाइड करी, जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है एट द रेट ऑफ 18%। तो आप ये 1 करोड़ रुपए प्लस 18 लाख रुपए इसको थोड़ी ना दोगे, ये 18 लाख रुपए भाई तू ले ले, क्योंकि ये तो कहेगा दुबई में बैठ के कि लो 1 करोड़ के जगह तुम 1 करोड़ 18 लाख दे दो, सब उसके हैं, क्योंकि इसको तो कोई इंडिया की टैक्सेशन से लेना देना नहीं है ना। दिस कंपनी इज सिटिंग देयर इन यूएई, दुबई में है ये, उसे हमारे जीएसटी अथॉरिटीज कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकती है। तो आप जो है इस कंपनी को 1 ही करोड़ रुपया दोगे, आपकी लाइबिलिटी है वो 18 लाख रुपए का जीएसटी पे करने की। अभी तक जो हमने पॉइंट पढ़ा है, आज इस पॉइंट पर मीन्स आज 8 बजे तक हमने जो पॉइंट समझा है, दैट वाज द पॉइंट कि आप जिस वेंडर से सामान खरीदते हो, आप उस वेंडर को जो है जीएसटी पे कर देते हो, वो वेंडर सरकार को देता है। बट इफ दैट वेंडर इज आउटसाइड इंडिया, तब आप वेंडर को जीएसटी की पेमेंट नहीं करते हो। आपने सर्विसेज जरूर खरीद ली इंपोर्ट फॉरेन कंट्री से, फॉरेन कंपनी से, आपकी लाइबिलिटी इस जीएसटी को जमा कराने की डायरेक्ट सरकार को खुद है, आपने जमा कराना है ये जो जीएसटी है। इसको हम कहते हैं जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या टर्म यूज होती है बच्चे हमारी? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आप अगर जो है वो खुद वेंडर को पैसे दे रहे हो और वेंडर जो है वो जमा करा रहा है, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। वो तो नॉर्मल है आपका कि फॉरवर्ड मींस जैसे आपने पहले पे करा वेंडर को, वेंडर जो है वो सरकार को जमा करा देगा। बट अब आपने सर्विसेज खरीदी हैं और आपने ही सरकार को जो है वो जीएसटी जमा कराना है, यानी कि यहां पर एक कंसेप्ट और आ गया, जो हम 40 लाख रुपए के थ्रेश होल्ड पे बैठे हुए थे कि मेरी सेल जो है वो 40 लाख रुपए नहीं मेरी है, मैं 20 लाख की ही सेल कर पाता हूं और गुड्स बेचता हूं, या मैं मतलब सर्विसेज भी बेचता हूँ, गुड्स भी बेचता हूँ, बट मेरी जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए की ही है, इससे ज्यादा नहीं है। बट मैंने कोई 1 लाख 2 लाख रुपए की सर्विसेज इंपोर्ट कर ली। अगर मैंने सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं, तो मैं वो जो इंपोर्ट है मैं वो तभी कर सकता हूं अगर मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने की वजह से मैंने वो जो सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं उसके ऊपर मेरे को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी जमा अपने आप कराना है। वो जमा कराने के साथ साथ मेरे को उसकी असेसमेंट भी करानी है, इसलिए मेरा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। अगर मैं सर्विसेज इंपोर्ट करता हूं और उन सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता है, तो वो टैक्स मेरे को एक तो आरसीएम में जमा कराना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को अब हम आरसीएम बोलेंगे, इसको हम थ्योरेटिकली भी पढ़ेंगे, क्लास खत्म होने से पहले पहले तक जो है इसको कवर कर लेंगे। बट हेयर इट इज अ फाउंडेशन की आरसीएम जो है वो भी एक कंसेप्ट है जिसको हमने पढ़ना है। क्या हुआ बेटा, आरसीएम की फुल फॉर्म क्या हुई? व्हाट डू यू मीन बाय आरसीएम? रिवर्स Reverse चार्ज charge मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो मैकेनिज्म आपका जो है वो नॉर्मल कोर्स में जो है वो एफसीएम होता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है, बट एक्सेप्शनल केसेस में वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। दिस पर्टिकुलरली ये जो पहली सर्विस जो हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करें, दिस इज नॉट द ओनली सर्विस जिसमें आरसीएम लगेगा। आरसीएम और भी बहुत सारा लगेगा। आरसीएम अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे आगे चल के और मजा आएगा। बट आरसीएम इज अ नॉवल कंसेप्ट टू अस, जो अभी हम जिसके बारे में डिस्कशन शुरू करें। तो ये वाला
ये वाला वर्टिकल क्लियर हो गया। विद कंसिडरेशन सर्विसेज जो है हमने इंपोर्ट करी, विद कंसिडरेशन करी, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करी, और वो जो है वो सप्लाई ट्रीट हुई। अगर इसी केस में जो हमने कल एक एग्जांपल टच किया था कि आप यहां तो जो है वो नक्शा बनवा लिए अपनी बिल्डिंग, जो जिस एम्प्लॉयर के लिए काम करते हो या बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन चुके हो, अपनी बिल्डिंग के लिए बनवा लिया। अब आप यहाँ सर्विस ही करते हो और वहां के आर्किटेक्ट से कहा कि भाई मेरे लिए नक्शा बना दे, तू मेरे लिए मेरी कंपनी के लिए 1 करोड़ का नक्शा बना रहा है, मेरा एक प्लॉट है वही जो 4 मरले का प्लॉट हमने बात करी थी, 4 मरले का प्लॉट है, उसके लिए एक बढ़िया सा नक्शा बना दे, मैं फार्म हाउस बनाने जा रहा हूं। उसने आपको नक्शा बना दिया, उसके बदले में आपने उसे 1 लाख रुपए दे दिए, तो ये विद कंसिडरेशन हुआ, मगर पर्सनल यूज के लिए हुआ। इट इज नॉट हिज बिजनेस। उसने आपको ऑफ द वे जाके जो है पर्सनल यूज के लिए आपको नक्शा बना दिया, बट क्योंकि विद कंसिडरेशन है इसलिए इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, ये सप्लाई माना जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये अभी तक का नॉर्मल पॉइंट था जो हमने पढ़ा था, इसको करने के लिए नो ब्रेनर था ये पॉइंट कि हाँ जी आपको ये सप्लाई मानी जाएगी, इसके लिए जो है जीएसटी देना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट हमारे लिए आज नो ब्रेनर था क्योंकि हम कल इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे कि आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, बट क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, खरीदी है सर्विस, इसलिए ये सप्लाई मानी जाएगी। अब ये दोनों ही केसेस में ये सप्लाई हो गई, दोनों ही केसेस में सप्लाई है, तो आपके इंपोर्टर जो आपका एक्सपोर्टर है उसने तो जीएसटी पे करना नहीं, दोनों ही केसेस में जीएसटी आपको कैसे पे करना है, थ्रू आरसीएम पे होना है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के फॉर्म में पे होना। आप अगर विदेश से ये सर्विसेज खरीदोगे तो भाई आप जो है अपनी आप जो है एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन वेंडर हो चुके हो, चाहे आपकी टर्नओवर 1 ही लाख है फिर भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आ जाओगे। जैसे हम इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते ना, ये सेक्शन 24 में आ गए आप रजिस्टर्ड वेंडर, ये 22 वाले में नहीं आओगे। अब आप इस केस में जीएसटी अंडर 24 आ जाओगे क्योंकि आपने इंपोर्ट करी है, आप आरसीएम की वजह से जो है इसमें 24 में आ रहे। फिर नेक्स्ट जो है आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज विदाउट कंसीडरेशन, अब आप बिना पैसे दिए ही जो है इंपोर्ट कर रहे हो। इफ इट इज पार्ट ऑफ, इफ इट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर वो आपका नॉर्मल बिजनेस ही है, एंड इट इज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, ये पॉइंट वो वाला जो अभी हम टच करके आए हैं कि भाई रिलेटेड पर्सन से है मगर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, बिना कंसीडरेशन के है, फिर भी ये सप्लाई माना जाएगा। यहां पर अब आपको क्योंकि ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, बिना कंसीडरेशन किया है, तो इसकी मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे कि भाई इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, कि जी मार्केट में तो इसकी कीमत जो है वो 50 लाख रुपए है, तो 50 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी कितना बन गया, 9 लाख रुपए बन गया, तो ये 9 लाख रुपए आप जो है जीएसटी के जमा करा दो, क्योंकि आपने जो है इंपोर्ट किया है फ्रॉम रिलेटेड पर्सन किया है, या यू आर डिस्टिंक्ट पर्सन, इस वजह से इंपोर्ट किया है आपने। और यहां जो है ये विदाउट कंसिडरेशन किया है, मगर विदाउट कंसिडरेशन से हमारे को कोई फर्क नहीं क्योंकि ये व्यापार का ही हिस्सा था, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था। अब ये इस वजह से आपको जीएसटी तो जमा कराना ही कराना है, ठीक है जी। तो ये वाला एक लाइन बन गया, दिस इज द लाइन एग्जैक्टली जो मैं कह रहा था कि मैं कोशिश करता हूं आपको समझा पाऊं। आई थिंक ये समझ में आ गया होना चाहिए, अगर नहीं आया है तो जिस बच्चे के नहीं आया है वो पार्ट कर लो, हम अगले क्लास की स्टार्ट वहीं से करेंगे, बट जब वो बच्चा मेरे से सवाल पूछेगा तब करूंगा, अपने आप नहीं करूंगा। इन कोर्स ऑफ फर्दर, इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, और अब रिलेटेड पार्टी नहीं है बट कोई जो है अनरिलेटेड पार्टी है, यानी कि विदाउट कंसीडरेशन ये क्यों हो रहा है, वो हो सकता है अपना ट्रेड प्रमोट कर रहा हो कि भाई मेरे से तुम अगर एक बारी जो है वो सैंपल बेसिस पे काम कर लोगे, मेरी मशीन टेस्ट कर लो, अगर तुम्हारा काम चलता है तो फिर मैं तुम्हें बेचूंगा। तो वो जो टेस्टिंग कंडीशन के लिए वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है कि मेरी मशीन आप यूज कर लीजिए। जैसे मेरा एक क्लाइंट है, अभी उसको एक मशीन फॉरेन से इंपोर्ट करनी है, 2 महीने के लिए इंपोर्ट करनी है, 2 महीने बाद वो उसे वापस कर देगा। तो इट इज बेसिकली दैट केस ऑनली, बिना किसी कंसिडरेशन के आ रही है, इन कोर्स ऑफ बिजनेस आ रही है, किसी अनरिलेटेड पार्टी से आ रही है, तो
तो इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, इसके ऊपर हम जीएसटी पेमेंट नहीं करेंगे, यहां पे कोई जीएसटी नहीं जाएगा, वो मशीन अपने आप वापस चली जाएगी। ठीक है जी, दैट इज इन कोर्स ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस का हिस्सा है कायदे से। तो अदरवाइज उस मशीन का किराया एक सर्विस माना जा सकता है ना, कि भाई तुमने इसकी सेवाएं ली हैं, इसका किराया दो, जो किराया है दैट इज दी कंसिडरेशन, बट कंसिडरेशन है ही नहीं, विदाउट कंसिडरेशन है, इसलिए कोई जीएसटी भी नहीं है। यही अगर रिलेटेड पार्टी से होता, मींस इसकी जगह यहां हो जाता, तो फिर जो है मार्केट वैल्यू निकाल लेते कि इसकी कंसिडरेशन क्या है, कि $30,000 जी कंसिडरेशन है, तो $30,000 को रुपयों में कन्वर्ट करते, उसके ऊपर जीएसटी निकालते, जीएसटी पे करते। लास्ट पॉइंट इसमें जो हो गया विदाउट कंसिडरेशन का, फॉर पर्सनल यूज आप मंगा रहे हो, बिना कंसिडरेशन पे किए मंगा रहे हो, अब पर्सनल यूज है, मींस इट्स नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। यहां पर विद कंसिडरेशन था, यहां विदाउट कंसिडरेशन है, पर्सनल यूज के लिए विदाउट कंसिडरेशन आ गया, फिर सप्लाई नहीं माने। तो ये अपने आप में कंप्लीट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का चार्ट बन गया। इस चार्ट को एक बार अच्छे से समझ लेंगे, इसकी एक एक नस को समझ लेंगे कहां से कैसे निकल रही है। अब यहां जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे बच्चे। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है वो मानी जाती है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज? सर्विसेज डिलीवरी कहां से शुरू हो रही है, सर्विस जो डिलीवर कर रहा है वो कहां बैठा हुआ है? सर फॉरेन में सर आउटसाइड द या इंडिया। सर बाहर में? आउटसाइड इंडिया। अगर ये जो सर्विस डिलीवरी करने वाला बंदा है, ये अगर SEZ में बैठा हो तो क्या होगा? SEZ में बैठा हुआ है और नॉन SEZ को सर्विसेज दे रहा है, सर इंपोर्ट ही माना जाएगा। इंपोर्ट ही माना जाएगा। दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। तो जो आपका जो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में जो चल रहा है, वही सेम का सेम ट्रीटमेंट होगा अगर कोई SEZ में बैठ के नॉन SEZ एरियाज को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब हम नॉन SEZ टर्म यूज नहीं करते हैं, हम नॉन SEZ को बोलते हैं DTA। नोट कर लो ये पॉइंट, DTA का मतलब होता है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मींस अगर हम दो ऑपोजिट वर्ड्स की बात करें, जैसे एक्सपोर्ट का ऑपोजिट होता है इंपोर्ट, वैसे ही SEZ का ऑपोजिट होता है DTA। DTA मींस डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। SEZ की फुल फॉर्म क्या थी? किसकी सर? स्पेशल SEZ, इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक इकोनॉमिक जोन। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है जी। तो दिस इज द पॉइंट, ये जो आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है ये कवर हो गया। अब जो नेक्स्ट आ जाता है, अभी हम शेड्यूल 1 की बात कर रहे थे, अब हम शेड्यूल 2 पर आ जाते हैं। सो शेड्यूल 2 क्या है? हाँ जी बच्चे बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताओ जी। सर अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो जब ऑनलाइन शॉपिंग वाले मतलब हमने उसकी पेमेंट करनी होती है, तो क्या उसमें भी जीएसटी इंक्लूड होता है? पेमेंट में जीएसटी मैं नहीं समझा हूं, एक एग्जांपल के साथ बताओ। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग तो करी है ना आपने? सर मतलब ऑनलाइन शॉपिंग हम दूर से भी करते हैं ना, मतलब पास पास में तो मतलब ऑफिसेस नहीं हाँ, होते जैसे आपने मान लो मोबाइल फोन खरीद लिया ऑनलाइन शॉपिंग से, आप हैं अगर पंजाब में बैठे हुए हो, तो आपने जब मोबाइल फोन खरीदा, वो आपने खरीदा है कहाँ से? आपने, आपका हो सकता है वो वेंडर जो है तमिलनाडु बैठा हो जिससे आप खरीद रहे हो, आपने खरीदा है अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, और तमिलनाडु में जिसका बिल आएगा वो तमिलनाडु के किसी सेल्समैन का सेल्स शॉप का आएगा, ऐसा होगा ना? तो क्या उसमें जीएसटी इंक्लूड होगा? हाँ जी बच्चे, उसमें जीएसटी लगेगा। अब तमिलनाडु से वो पंजाब बिल कर रहा है, तो आप बताओ जीएसटी कौन सा लगेगा? सर आईजीएसटी। आईजीएसटी लगेगा, इनवॉइस के ऊपर आईजीएसटी लगकर आता, ध्यान दें। अगर वो आपकी सेल जो है वो पंजाब से आ रही है, कोई पंजाब का काउंटर है जहां से आपको भेज रहा है, जैसे आपने चप्पल मंगाई, जुत्ती मंगाई पटियाला से आ गई, तो उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लगा होगा। बट वही जुत्ती जयपुर से आई तो फिर आईजीएसटी लगा होगा, क्योंकि आपके घर का पता लिखा हुआ है ना उसके ऊपर, उसने इनवॉइस के ऊपर। यस सर। तो वो अपने आप से वो आईजीएसटी लगा देगा। जैसे ही देखेगा कि ये सेल जो है वो कर रहा है कहां पर,
पंजाब में IGST इमीडिएट लगा दे। थैंक यू सर। वेलकम। शेड्यूल सेकंड जो है एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, ये वो ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज हैं जो सप्लाई मानी जाएंगी। शेड्यूल 2 helps clarify the nature of certain activities and transactions, classifying them as either a supply of goods or supply of services. This is important for determining the correct HSN or SAC code, tax rate, and other compliance requirements. The schedule covers transfer of title in goods as supply of goods, transfer of rights to use the goods, मीन्स ये अब वो ट्रांजेक्शन्स बता रहा है कि ये कौन सी गुड्स कौन सी सर्विसेज वो सब रहेंगी। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट अभी हमने समझना है वो ये जो बोल रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमिनिंग द करेक्ट HSN और SAC कोड। मीन्स HSN का मतलब होता है हम ना एक होमोजीनियस सिस्टम फॉलो करते हैं कोड्स का। वी हैव for GST we have borrowed it from WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये सिस्टम है HSN वाला, यहां से हमने बोरो किया है। जैसे वर्ल्ड में टायर जो है वो सब जगह टायर ही माने जाते हैं और टायर का एक कोड इंटरनेशनली हमने बनाया हुआ है, पूरी दुनिया ने एक ही कोड बनाया हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कोड बनाया हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में करीब करीब 250 कंट्रीज हैं, 5-7 कंट्रीज हैं जो नहीं होंगी, बाकी सारी कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है। HSN की फुल फॉर्म होती है बेटा हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, मैं लिख देता हूं। HSN हार्मो और HSN के अलावा दूसरा जो था दैट वाज SAC, दैट इज नोन एज सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो हमने ये जो है ये एक सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम से ही बोरो कर लिया, HSN वाला सिस्टम जो है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाला, ताकि आपके जो गुड्स हैं इनको आपने कोडिफाई कर दिया। आप जो है वो पर्टिकुलरली जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, मशीनरी वगैरह होती है, इसको कई बार आपके जो रेट ऑफ टैक्स है इसकी वजह से कई मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस बना लेते हो। आपको एक कंसल्टेंट कहता है कि इसके ऊपर टैक्स 18% से लगेगा, दूसरा कंसल्टेंट कहता है कि नहीं यार तू ध्यान से पढ़, इसके ऊपर 5% से ही काम हो जाएगा। तो आप 5% वाले की बात मान लेते हो और बिलिंग 5% पे कर देते हो, बाद में आपको GST वाले डिस्प्यूट कर देते हैं, आपको रेट्रोस्पेक्टिवली सब पे 18% टैक्स देना पड़ता है और वो जेब से देना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर तो आपको 5% देके घर जा चुका है अपने, अब उसको तो आप पकड़ नहीं सकते हो। तो इन चीजों को, इन डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज करने के लिए, खत्म तो हो नहीं सकती जब तक जीवन है, डिस्प्यूट्स तो चलती ही रहेंगी, बट इसको मिनिमाइज कम से कम करने के लिए हमने इसको कोडिफाई कर दिया हुआ है कि भाई कोड डिफाइंड है। आपकी मोटी मोटी किताबें बनी हुई हैं, ये किताबें जो हैं HSN वाली, ये कस्टम्स टैरिफ एक्ट में लिखी हुई हैं। कस्टम्स टैरिफ एक्ट से ये उठ के GST के शेड्यूल्स में आ गई हुई हैं। ये GST का जो शेड्यूल 2 है ये इसी के ऊपर है, ये डिफाइन कर रहा है कि ये जो है इसका HSN फलाना है, इस फलाने HSN नंबर के ऊपर जो टैक्स रेट है वो 18% है, इसके ऊपर 5% है, मगर ये जो फलाना वाला है जो आप बुलेट कह रहे हो, नई बुलेट आई है जी, ये 500 सीसी की बुलेट है या ये 700 सीसी की बुलेट है, इसके ऊपर जो GST का रेट है वो 40% होगा। अगर वो बुलेट जो है वो 350 सीसी की है, जो नॉर्मल बुलेट होती है, तो उसके ऊपर जो GST है वो 28% है,
मगर दूसरे वाले के ऊपर जो है वो 40% होगा अगर 350 सीसी से ऊपर हो जाती है, वो बड़ा क्लियरली HSN में डिफाइंड आएगा। तो ये चीजें हमने जो है ये देखनी है। नाउ दिस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जिन्होंने अपने क्लाइंट्स को सलाह देनी है। हमने इसको खाली पढ़ना है और आगे बढ़ना है। इसका हमें नाम पता होना चाहिए। HSN का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको मैसेज कर दिया, आपके पास आज का दिन है, अभी 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। मैंने सैक का मैसेज आपको कर दिया, ये भी आपको याद हो जाएगा। आपको किसी के टैक्स रेट नहीं याद करने, आपको बाकी कोई कॉम्प्लायंसेस क्या है वो नहीं याद करना, इसको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। इसको एक एक लाइन को मैं एक बार पढ़ के आपको समझा देता हूं सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू। सो ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स को इनवॉइस करके किसी को बेच देते हो, मींस फॉर दैट मैटर आप जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, आप इनवॉइस करते हो साबुन तेल शैम्पू और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हो, तो वो ट्रांसफर ऑफ टाइटल हो गया। मींस कल तक सामान आपका था, आज से ये सामान जो है ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर का है। मींस कल तक यू वर द ओनर ऑफ दीज गुड्स, टुडे इट इज ओन्ड बाय बंटी एंड एसोसिएट्स जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। ट्रांसफर ऑफ राइट्स टू यूज द गुड्स विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल। अगर आपने गुड्स जो हैं वो उसका ट्रांसफर टाइटल ट्रांसफर नहीं करा, आपने कहा कि तू भाई इस्तेमाल कर ले, आपके पास एक प्लांट है, एक मशीनरी है, आपने प्लांट मशीनरी बेची नहीं, आपने कहा कि मेरी प्लांट और मशीनरी को आप जो है 1 साल के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, यानी कि आपने उसको लीज पे दे दिया या किराए पे रेंटल पे दे दिया। तो ये जो सप्लाई है ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएगी। आपने गुड्स ट्रांसफर नहीं किए, आपने सर्विसेज की सप्लाई करी है। तो जीएसटी गुड्स पे भी लगता है, जीएसटी सर्विसेज पे भी लगता है। दोनों का रेट क्या है, एक का रेट HSN बताएगा, जीएसटी का जो रेट है मींस गुड्स का रेट HSN बताएगा, और सर्विसेज का रेट सैक बताएगा। सैक मींस सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, तो वो आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। आपको देखना आता है, बहुत अच्छा पढ़ लिख रहे हो, नहीं देखना आता तो कंसल्टेंट बता देगा कि भाई इसका क्या रेट होता है। आप अपनी जिस मंडी में बैठे होगे, आपके व्यापारी भाई साथ वाले बता देंगे, आपने क्लैरिफाई करना है। अपने वकील को, अपने सीए को, अपने कॉस्ट अकाउंटेंट को, किसी को भी फोन करके पूछ लेना, खुद पढ़ जाओगे, किताब खोल के खुद देख लेना। Transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed is a supply of goods. Means आप जो है वो transfer of goods कर देते हो under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date. जो प्रॉपर्टी है, जो माल बिकेगा वो फ्यूचर डेट पे बिकेगा जब आप पूरी कंसिडरेशन पे कर दोगे। तो ये जो है दिस इज गोइंग टू बी ए केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ये सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। जब आपको वो गुड्स जो है उसकी पेमेंट हो जाएगी, इट्स गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मीन आप जो है एक जॉब वर्कर हो, मीन्स आपके पास काम आता है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था विद वन ऑफ द स्टूडेंट्स की आपका जो है एक बुटीक है। तो जब आपका बुटीक है तो आप कोई सारी की सारी ड्रेस जो है कोई जरूरी नहीं ना खुद बनाते हो, उसके ऊपर जो कुछ आप काम कराते हो, समथिंग ऑफ द लाइक्स, कोई कढ़ाई करानी है या सम काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी करानी है या उसके ऊपर बटन्स या हुक्स लगने हैं, वो सारे आप करने के लिए किसी एक थर्ड पर्सन को दे देते हो। तो वो जो थर्ड पर्सन ये काम कर रहा है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स, ये गुड्स आपके हैं, वो बंदा जो है इसके ऊपर कोई एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड जॉब कर रहा है। हो सकता है कि ये जो ड्रेस आपने बनाई है ये ड्रेस की कीमत 10,000 हो और इस 10,000 की इस ड्रेस के ऊपर आप जो है ये 4 या 5,000 रुपए का काम किसी जॉब वर्कर से करा रहे हो। तो ये 4 या 5,000 रुपए जो आप उसे दे रहे हो दैट इज बेसिकली फॉर दी सप्लाई ऑफ हिज सर्विसेज। वो उसने आपको सेवाएं प्रदान करी हैं, इसके लिए दे रहे हो। Likewise, renting of immovable property is a supply of services. जब आप किराए पे कोई प्रॉपर्टी देते हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। यहां पर अब जो है एक आगे नेगेटिव लिस्ट निकल कर आएगी जिसमें आएगा कि अगर घर रहने के लिए दिया है, अगर घर
रहने के लिए दिया है फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, देन इट इज नॉट गोइंग टू बी सप्लाई ऑफ सर्विस, वो एग्जेम्प्ट सर्विस है। बाकी सारा का सारा पॉइंट ये होगा कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इंक्लूडिंग अ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल आर ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज unless the entire consideration is received after completion certificate is issued। इस पॉइंट को बच्चे जरा ध्यान से पढ़ो, इसमें देखो कि कवि क्या कहना चाह रहा है। यहां पर जो है ये एक एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है, कुछ एक एक्सेप्शनल पॉइंट्स जो होंगे जो एग्जाम के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको एक बार पढ़ो और फिर हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। पढ़ लिया? यस सर। हाँ जी, बताओ क्या कहना चाहता है ये। यहां पर अब जो है एक्ट जो है वो कह रहा है कि आपने अगर जो घर है खरीदा, जैसे इफ यू गो अराउंड मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला, तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन के बिकती हैं वहां पर। दिल्ली में बिकती हैं, बॉम्बे में बिकती हैं, बड़े बड़े शहरों में बिकती हैं, जयपुर में बिकती हैं, तो हर जगह बिकती हैं। अब वो कह रहा है कि जो ये बिल्डिंग बिकती है, अगर आपने रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीद ली, मींस जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है। जब बिल्डिंग बनती है ना, तो बिल्डिंग दो तरह से बिकनी शुरू होती है बच्चे। एक तो आपकी अभी जो है वो खाली किताबों पे ही होती है, कागजों में ही होती है बिल्डिंग। एक ब्राउशर निकालते हैं और बिल्डिंग बेचनी शुरू कर देते हैं कि आजो हम जो है वो फ्लैट निकाल रहे हैं, आप खरीद लो फ्लैट। वो फ्लैट जो है मार्केट में अगर वैसा रेडी फ्लैट जो है वो अगर 50 लाख रुपए का है, तो ये कहते हैं कि आप जो है अभी खाली 10 लाख रुपए दे, बुक करा लो, और आने वाले 3 साल में किश्तों में जो है वो 45 लाख रुपए देना और आपको फ्लैट मिल जाएगा। आप अगर आज एक नया फ्लैट खरीदना चाहते हो जिसमें आप इमीडिएटली चले जाओ, वो 50 लाख रुपए का है। हम जो है एक आपको खाली सपना बेच रहे हैं कि 3 साल बाद हम फ्लैट देंगे आपको, वो फ्लैट हम 45 लाख में ही दे देंगे और किश्तों में आपसे पैसे लेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप इस टाइम किस स्टेज ऑफ करियर पे हो। जैसे आपने नया नया करियर अभी शुरू करा है, आप अभी ही चंडीगढ़ पहुंचे हो, तो आप कहते हो कि यार मैं अभी तो किराए पे रह लेता हूँ, अकेला ही रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 3 साल बाद मेरी शादी हो जानी है, तब तक मैं फ्लैट भी जो है ये पोजेशन मेरे को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं किश्तों में खरीद लेता हूँ। मैं इनको हर 3 महीने में, हर महीने, हर 6 महीने में, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जाएगी मैं इनको पेमेंट करता जाऊंगा। 3 साल बाद मेरे को फ्लैट मिल जाएगा, जो पैसे कम रह जाएंगे 45 लाख में, उतना मैं लोन लेके फ्लैट खरीद लूंगा। अब ये जो है ये उसकी बात कर रहे हैं, ये वाली जो सेल होएगी, ये सेल होएगी एज इफ इट इज कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इंक्लूडिंग ए बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल। इट इज गोइंग टू बी ए केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ये सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, आपको सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अभी बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट बिल्डिंग पिक्चर में नहीं आई है। कंप्लीट बिल्डिंग पिक्चर में कब आएगी? जब दी एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड, जब पूरी की पूरी पेमेंट कब होएगी? जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसको जो अथॉरिटीज हैं, जो सरकारी अथॉरिटीज हैं रियल एस्टेट वाली, वो उसको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती हैं कि सीसी इशू हो गया जी। अगर सीसी इशू हो चुका है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कब होएगी? जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उससे पहले नहीं। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो देन इट इज द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अब सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो क्या है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, 18% के हिसाब से लगेगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो। और अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद आपने बिल्डिंग खरीदी, मींस अगर वही बिल्डिंग आपने जो फ्लैट खरीदा था वो 50 लाख रुपए में खरीदा, जो मैं अभी बात कर रहा हूं,
कि भाई ये तो रेडी टू मूव इन फ्लैट है, आप 50 लाख रुपए दो और आज ही अपना सामान जो है बिल्डिंग में ला के रख लो, यानी कि बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो आपको खाली 50 लाख रुपए देने हैं। वो ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है। वहीं आप जो पहला वाला केस जब हम बात करें कि आपकी अभी नई नई नौकरी लगी है, आपके पास ना 50 लाख है देने को ना 45 लाख है, बट हाँ आप 1,50,000 रुपए महीने के निकाल के दे सकते हैं। तो ये जो 45 लाख रुपए बच्चे आप पे करोगे, इस 45 लाख को हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, क्योंकि अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ। तो इस 45 लाख रुपए के ऊपर साथ में 18% जीएसटी भी देंगे आप, क्योंकि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। एक बार कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक बार आप उस घर में रहने लगोगे, फिर जब आप बेचोगे तो देन इट विल बी अ केस ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी फॉर्म में जीएसटी नहीं लगता है। तो ये पॉइंट क्लियर, कुछ समझ में आया या बिल्कुल हवा में निकल गया? सर आ गया यस समझ। सर, आगे आ गया सर। तो आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बट इस पॉइंट को मैं अभी और आगे भी कवर करूंगा। मींस टुडे इट इज नॉट द लास्ट टाइम दैट आई हैव कवर्ड इट, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन माय सब्सिक्वेंट क्लासेस आल्सो। ठीक है जी। मींस आप Okay, अगर sir. रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो जीएसटी नहीं लगेगा। आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हो जिसका भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलना है, जिसको आप पहली बार खरीद रहे हो, इसी ऐसे बंदे से नहीं खरीद रहे हो जो ऑलरेडी रह रहा है, आप पहली बार खरीद रहे हो, तो आपको, आप सर्विसेज खरीद रहे हो, उस सर्विसेज के ऊपर आपको जीएसटी पे करना है। ठीक है जी। और ये आपको अपनी अपनी अगर ये एक्ट चेंज नहीं होता तो अपनी लाइफ में भी इसको याद रखना है कि क्या करना है, रेडी टू मूव इन खरीदनी है या आपको अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदनी है। ये एग्जाम्पल, ये आपको तब भी काम आएगा जब आप घर खरीदने जा रहे होगे, जब आप जो है दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़ कहीं रहते होगे, अपने इन घरों से निकल के यू विल बी स्टेइंग आउटसाइड, जहां आप अपनी इस डिग्री को जिसको आप अब ले रहे हो, इसको पूरी तरह से एनकैश करोगे, इसके ऊपर कैपिटलाइज करोगे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट जो है दैट इज टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अगर आप टेम्पोरेरीली कहीं ट्रांसफर करते हो तो वो सप्लाई मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। अगर आप परमानेंटली अपनी आईपीआर को बेच देते हो तो वो जो है सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? सर जैसे लाइसेंस हो गया, किस चीज का लाइसेंस? पेटेंट हो गया। सर पेटेंट जैसे जो है, हमने कोई बिजनेस बिल्कुल किया बिल्कुल, उसके लिए। वेरी गुड वेरी Yes, गुड। sir. मींस आपका जो पेटेंट है दैट इज एक्चुअली, आपने किसी को दे दिया, आपने किसी को पेटेंट यूज करने के लिए दिया कि ले भाई 1 साल यूज कर ले, 1 साल दवाई बना ले इससे, तो यस Yes, इट इज sir. बेसिकली सप्लाई ऑफ सर्विस। आपने कहा कि ये कल से दवाई तू ही बना, मुझे बनानी ही नहीं है, तो फिर आपका वो ट्रीट होगा एज इफ इट इज Supply सप्लाई of ऑफ goods, sir. गुड्स। ठीक है जी। Transfer Yes, of sir. business assets for any private use or making them available for use for any non-business purpose. Transfer of business assets for any private use or making them available for use of any non-business purpose. It is treated as supply of services. Means आपने अपने business asset को किसी दूसरे को private use के लिए दे दिया है, तो वो ऐसे माना जाएगा कि आपने जो है उसको किराए पे दे दिया, आपने उसको सर्विसेज दी हैं, उस नोशनल रेंट के ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इस स्लाइड का जो लास्ट पॉइंट है दैट इज योर वर्क्स कंट्रैक्ट। वर्क्स कंट्रैक्ट इज बेसिकली ठेकेदारी का काम जो होता है, जिसमें आप जो है सर्विसेज भी ले रहे हो और गुड्स भी ले रहे हो, कि मेरा घर विद मटेरियल बना दे, तो वो वर्क्स कंट्रैक्ट हो गया। अब ये विद मटेरियल जब आप बनवाते हो तो आपको एक एक मटेरियल की आइटम के ऊपर जीएसटी नहीं देना है, you are required to pay the GST as if it is a composite supply। वो दोनों चीजों को मिला के सप्लाई कर रहा है, इट्स अ केस ऑफ composite सप्लाई, और उसके ऊपर आप उसे ट्रीट करोगे एज इफ इट इज सर्विसेज, तो 18% का जीएसटी लगेगा। चाहे आपके गुड्स के ऊपर 10 या 12 ही लगता है, मींस 5 या 12, 5 या 18 लगता है, दोनों ही केसेस में आपको 18 देना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाती है। अब कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होती है, that discussion we start in our next session, जो हम कल ही करेंगे। कल हम जो है we will be talking about
composite supply, mixed supply and many other related things. इस चीज को हम, इस डिस्कशन को कल हम कंटिन्यू करेंगे. We call it a day. Thank you so much. Enjoy your Sunday. The first half, second half means शाम को 7 बजे. You are back with me. Thank you so much. Good night. थैंक यू सर. Okay जी. सर अब सेंड कर दोगे जी PDF. हाँ, PDF उन्हें सेंड कर. ओके I'll be sending you the PDF जिसमें आगे का भी बहुत कुछ कवर्ड है, वो शायद भी